चलिए भाई लोग, आज का काम बड़ा आसान है। हम लोग आगे मूव कर चुके हैं। अभी हमारे पास पता लग चुका है हम लोगों को कि अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है, प्रोटॉन आ चुका है। ठीक है, हमें पता लग चुका है कि एक फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन है। ये हम लोग जानकारी इकट्ठा अभी तक कर चुके हैं। ठीक है भाई लोग, सभी को पता है इन दोनों के बारे में। अब यस सर। यस। कल शाम को भी मैंने इसके मास, इनके डिस्कवरर, एवरीथिंग के मैंने कल सब कुछ एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है, कि अगर किसी बच्चे को रिकैप चाहिए तो मैंने फिर से वो दे दिया था। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बारे में बात हो गई। अब हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि उस समय भी जे थॉमसन ने ये बात पहले ही कह दिया था कि ऐसा एक और, अभी भी सारी कहानी उसने बोला था क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का वो सेट नहीं बैठ रहा था। तो अभी भी उसने बोला कि यहाँ पर एक थर्ड तरह का पार्टिकल होगा, दैट इज, अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि वो पार्टिकल कौन होगा। यानी कि बाद में लेटर ऑन वी फाउंड दैट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। लेकिन तब तक अभी उसके बारे में नाम नहीं पता था, किसी को पता नहीं था कि वो कौन होगा, लेकिन कहा ही जाता था, थॉमसन, जे थॉमसन भी ये कहता था कि ऐसा एक पार्टिकल होगा जरूर। ठीक है, ये बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी। ठीक है, उस समय भी रदरफोर्ड ने ये बात बोली थी कि एक और पार्टिकल होगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी इनकी एटॉमिक मासेस की जो कहानी थी वो सेट नहीं बैठ पा रही। ठीक है बेटा, ठीक है भाई लोग। यस सर। अब जो हम लोगों ने कर लिया, इसके करने के बाद ना बेटा, एक बंदा था मॉसले, रदरफोर्ड की टीम का ही बंदा था वो मॉसले। एक बंदा था जिसका नाम था मॉसले। ठीक है, तो मॉसले ने एक ना बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्योंकि उन सभी के पास काम कर रहे थे ये, इनके पास बड़ी अच्छी लैब थी मॉसले के पास, रदरफोर्ड के पास। तो ये रदरफोर्ड की ही टीम का बंदा था, तो दे वर हैविंग अ वेरी गुड टीम। इनके पास बड़ी अच्छी टीम थी, एक बहुत अच्छी लैब थी। उस लैब के और उस इस सामान के ये फायदे उठा सकते थे। ठीक है भाई, मैंने आपको कल भी बताया था कि रदरफोर्ड उस समय का एलन मस्क था। उसके पास अच्छा खासा पैसा था, अच्छी खासी लैब थी उसके पास। तो वो अच्छे खासी पैसे और अच्छे खासी लैब का वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल भी कर रहा था उस समय। ठीक है, वो बड़े अल्फा पार्टिकल वगैरह, रेडियो एक्टिविटी को लेके बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो। ठीक है, तो उसी की टीम का एक बंदा था जिसका नाम था मॉसले। बड़ा इजी सा काम है, अगर आप लोग आज पढ़ोगे तो आसान लगेगा आप लोगों को, है इसमें कुछ नहीं करने वाला, और ना ही इसका किसी और के साथ लेना देना ही है। जो टॉपिक, अगर आपका किसी का एक आधा टॉपिक मिस हो भी गया, मान लो पहला टॉपिक आपने नहीं भी लगाया ना, तब भी इसका उसके साथ किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मॉसले ने इन द ईयर 1913, अब हम उससे क्रॉस कर चुके हैं। पहले हम लोग 1880-90 में काम कर रहे थे, अब हम 1900 की सदी में आ गए हैं। ठीक है, 1913 में, ठीक है, उसने कोशिश की कि मैं एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज किसी न्यूक्लियस में जो है वो मैं फाइंड आउट कर सकूं। मॉसले ने कोशिश की 1913 में कि मैं एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज किसी के न्यूक्लियस में है, किसी न्यूक्लियस में है, किसी भी एटम में, मैं उसको फाइंड आउट कर सकूं। उसको फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया कि उसने जो एक्स रेज ओमिट हो रही थी, जब आप किसी भी पार्टिकल के ऊपर कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट करा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट उसने मेटल को चेंज करके उनके ऊपर कैथोड रेज जो थी उनकी बम्बार्डमेंट कराई, तो उनसे निकलने वाली एक्सरे को उसने एग्जामिन किया। ठीक है, जिन एक्सरे को उन्होंने एग्जामिन किया, उस एक्सरे की एग्जामिनेशन से उसने कोशिश की कि वो अंदाजा लगा सके कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। ठीक है बेटा, तो इस कोशिश में उसने काफी नंबर ऑफ एटम्स को स्टडी किया। डन बेटा? यस सर। ठीक है, ये सारा करने के बाद उसने कहा, ही स्टेटेड दैट बेटा, he stated that the number of the unit positive charge, present in the nucleus, कितना यूनिट चार्ज प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is known as
एटॉमिक नंबर। उसने कहा उसको क्या कहा जाएगा? एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। ठीक है बेटा, मैं फिर से शुरुआत करता हूं। मैंने क्या कहा कि मॉसले नाम का साइंटिस्ट था जो कि रदरफोर्ड की टीम का ही मेंबर था। ठीक है, उसने कोशिश की कि वो एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज कितना है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उसको फाइंड आउट कर सके। और उसको फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया कि उसने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को बम्बार्ड कराया कैथोड रेज के साथ। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के ऊपर कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट कराई। मैंने कल बताया था कि जब कैथोड रेज डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के ऊपर स्ट्राइक करती है, किसी मेटल हैवी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करती है कैथोड रे, तो उसमें से एक्स रेज निकलती है। क्या निकलती है उसमें से? एक्स रेज निकलती है। ये हम लोगों ने कल बात कर ली। ठीक है, तो जब उनमें से एक्स रेज निकली, उसने क्या किया, कैथोड रेज को बम्बार्ड कराया हैवी मेटल्स के ऊपर। कैथोड रेज को बम्बार्ड कराया हैवी मेटल्स के ऊपर, और वहां से जो रेज निकली उन रेज को उसने स्टडी किया। ठीक है, उनके पैटर्न को उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसने कहा कि जो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है किसी भी न्यूक्लियस में एटम के, वो बराबर होगा उसके एटॉमिक नंबर के। ठीक है बेटा, और इसने इस एटॉमिक नंबर को नोट किया जेड से। किसने नोट कर दिया? जेड से। ठीक है बेटा, Yes. अब हम लोगों को पता लग चुका है अभी तक कि जितना भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। हम लोगों को पता है कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं, ऑल दी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, है कि नहीं? जितना भी प्रोटॉन है, कल हम लोगों ने स्टडी कर लिया जब रदरफोर्ड की बात कर रहे थे, तो रदरफोर्ड ने बोला था कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो सारे किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में ही सारा पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम का। कल हम लोगों ने बात की थी कि 100% ऑफ द पॉजिटिव चार्ज 100% ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस। ये किसने बताया हमें? रदरफोर्ड ने बताया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसने बोला कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो किसके बराबर है? प्रोटॉन्स के। और प्रोटॉन किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में। तो एक ही बात होगी ना बेटा। सर वो एक्सरे के आगे 3 एंडोस क्यों बनाया आपने? बेटा कौन बोल रहा है ये? सर अर्पिता। अर्पिता अभी ज्वाइन किया है? नो सर, सर अभी किया है। मैंने बोला यहाँ से एक्सरेज निकल रही है बेटा, अभी भी ना क्या करो, टाइम पे ज्वाइन करो ना बेटा। ओके सर। मैंने बोला है कि जब किसी भी कैथोड रे को किसी हैवी मेटल के ऊपर आप लोगों ने स्ट्राइक करवाया तो उसमें से एक्सरेज निकलती है। ठीक है, ओके सर। यस सर। उन एक्सरे को स्टडीज किया, उन एक्सरे को स्टडी किया गया। ठीक है, स्टडी करने के बाद उसने ये सब कुछ कहा। ठीक है, कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस में होगा। और वो पॉजिटिव चार्ज किन के ऊपर है? प्रोटॉन्स के ऊपर है। और हर प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एवरी यस। प्रोटॉन हैज अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि कल और आज वाली ये सारी बातें इकट्ठी हो रही हैं बस अब, कि एवरी प्रोटॉन हैज अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको हम लोगों ने Z से डिनोट कर दिया, टोटल पॉजिटिव चार्ज को, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये सारी कहानी से आया क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं पता होना चाहिए आप लोगों को। सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि आप लोगों को मॉसले ने क्या दिया। मॉसले ने हम लोगों को क्या दिया, सिर्फ आप लोगों को वो पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना, इन शॉर्ट आप लोगों को क्या आना चाहिए? आपको इन शॉर्ट आना चाहिए कि मॉसले इन द ईयर 1913, ठीक है, ने कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट कराई हैवी मेटल्स के ऊपर, और वहां से निकलने वाली एक्स रेज को स्टडी किया। ठीक है, और जब उसने स्टडी किया तो उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया, और वो ग्राफ ड्रॉ किया गया, या एक इक्वेशन आई उसके पास, और वो इक्वेशन आई अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस टी। ये इक्वेशन आई उसके पास। यहां पर ये न्यू क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जेड आप लोगों का एटॉमिक नंबर है, जो कि इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, जो कि इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, और ए एंड बी हमारे पास दोनों क्या है? कांस्टेंट्स। दीज आर बोथ कांस्टेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट्स। ठीक है, कैथोड रेज को बम्बार्ड कराने के बाद मेटल्स के ऊपर, वहां से जो हमारे पास रेज निकली उनको एनालाइज करके हमारे पास ये इक्वेशन निकली। ठीक है भाइयों, Yes, sir. अगर मैं इस इक्वेशन को खोल देता हूं तो ये इसके बराबर आएगा ए जेड माइनस ए बी के।
बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, यहां से ये इक्वेशन आ गई आप लोगों के पास से। ठीक है, आप ऐसे खोल के भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन आ गया तो हम लोगों को ये भी पता लग गया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है। और सारा पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। और ये भी हम लोगों को पता था कि एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना बेटा। Yes. Yes, sir. तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही फिर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और ये प्रोटॉन्स किसके बराबर बोला उसने, एटॉमिक नंबर के। अगर प्रोटॉन्स जितने हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर है और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर हुआ कि नहीं? Yes, sir. सो इन जनरल, इन शॉर्ट हम लोग क्या बोले कि जो एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं Z के साथ, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, और यही किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर बेटा? Yes. Yes. ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? Yes, sir. Yes, हाँ। अब लेटर ऑन ये बोला गया कि ये कहानी है किसी न्यूट्रल एटम की। ठीक है, न्यूट्रल एटम की, क्योंकि कोई भी एटम एज अ होल न्यूट्रल है। तो अगर आपने उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ ना, या उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। और ये दोनों चीजें किसके बराबर होंगी, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और वो किसके बराबर है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. तो इस सारे टॉपिक में से आपको ये तीन बातें याद रहनी चाहिए। पहला, मॉसले ने जो इक्वेशन दी वो क्या थी, वो कैसे आई इक्वेशन, मैंने बताया कि कैथोड रेस को बम्बार्ड कराया गया हैवी मेटल्स के ऊपर, और वहां से निकलने वाली एक्स रेस को एनालाइज किया गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई। ठीक है, यहां से हम लोगों को क्या पता लगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो किसी भी एटम का है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। और वो किन कारण से होता है, किस चीज के कारण होता है, प्रोटॉन्स के कारण होता है। ठीक है, और ये प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, Z से। ठीक है बेटा? और क्योंकि कोई भी एटम एज अ होल न्यूट्रल है, तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो फिर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ना बेटा। Yes, sir. ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ये दोनों चीजें किसके बराबर होंगी, एटॉमिक नंबर। अब चला जाए आगे। सर ये Yes, A sir. और B कैसे पता चलेंगे? A और B बेटा ये कांस्टेंट्स जो है। एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्वांटिटीज है। वो आपको अगर यहाँ पर आपको इसको निकालना निकोलना नहीं आना कहीं पर, अगर आएगा तो ये ए और जेड की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू आपको गिवन होगी। ओके सर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यूज है। ठीक है, सर यहाँ पर इस सिर्फ आपको ये इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन हुई थी, कोई ऐसी इक्वेशन आई थी। कई बार अगर आप लोग कहीं देखो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ देखी हुई इक्वेशन है यार। ठीक है भाइयों? यस सर। सर इस एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन कैसे है, ये इक्वेशन की, सॉरी। आदित्य भाई साहब, मैंने क्या बोला अभी भैया, आपको इसकी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपके कोर्स ऑफ स्टडी में है ये। सिर्फ इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये इक्वेशन है, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस बेटा। जो सिलेबस में चीज होगी मैं आपके बिना बताए, आप बोले आपको बता दूंगा बेटा वो सारा कुछ। चला जाए आगे भाइयों। Yes, sir. अब ये पता लग गया हम लोगों को कि ऐसी कोई चीज है भाई साहब। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी तो हम लोगों को होगी, ये क्लियर भाई साहब। ठीक है, अब इससे अगर आप लोग आगे मूव करते हैं तो थोड़ा सा और आगे चले गए आप लोग। ठीक है, अब आया साल 1920।
अब 1920 में, ठीक है, रदरफोर्ड ऑलरेडी कह रहा था बार बार, रदरफोर्ड ऑलरेडी बार बार शोर कर रहा था कि अभी भी हम लोग हर चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी कहानी जो है वो सेट नहीं बैठ रही। ठीक है, जो हमारे पास बात हम लोगों ने भी की है, वो बातें सिर्फ हमारी हाइड्रोजन तक तो ठीक हो रही हैं कि हाइड्रोजन के लिए हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारी सारी कहानी बयान करी जा रहे हैं। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो एटॉमिक मास बन रहा था। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने बात छेड़ी थी बड़ी देर पहले। ठीक है, फिर इसके ऊपर और स्टडी होनी शुरू हुई और भी साइंटिस्ट काम करने लग गए। ठीक है, नो डाउट इन दैट। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये क्लियर हो गया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. यस इसको अगर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को लेबोरेट कर दूं, मान लो ये मेरे पास कोई भी एटम है, गैसियस एटम है किसी भी चीज का, एक्स, लेट मी टेक एक्स एज द गैसियस एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, अब इस समय मेरी बात को ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा जरा बेटा। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और आप लोगों के लिए लेबोरेट कर दूं तो क्या आप लोग इस बात को समझ पाएंगे? देखना बेटा, नेक्स्ट बात पे जाने से पहले मैं इसको आप लोगों के साथ अगर क्लियर करूं, मान लो ये कोई भी एटम है, गैसियस एटम किसी भी चीज का। अब मैंने क्या बोला कि ये न्यूट्रल एटम है, इस समय इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये न्यूट्रल एटम और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है बेटा? बोलो भाई लोग, Yes, Yes, sir. sir. यस सर बराबर होंगे। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है भाइयों? Positive. Positive. 1 यूनिट पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव। Negative. इस समय क्योंकि इसके ऊपर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, क्या ये न्यूट्रल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बेटा ध्यान देना बेटा, मानो अब मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया। बेटा बड़े प्यार से समझने वाली चीजें है कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन कई बच्चों को ये पता नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आंसर नहीं दे पाते कि ऐसे हुआ कैसे। ठीक है, अब मैंने इसमें से अगर मान लो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेता हूं, इफ आई पुल आउट सम इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द एक्स गैसियस, अब इस पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे। अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे कि नहीं बेटा? Yes, Yes. sir. और प्रोटॉन sir. बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन Yes. बढ़ जाएंगे कि यस सर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो गिनती में प्रोटॉन अब ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है भाई, Yes. अब अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, ठीक है, तो कौन सा चार्ज बढ़ गया अंदर? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं? Yes, Yes. sir. यस सर कितना बढ़ जाएगा? जितने आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर Now this will be having n positive charge. Am I clear? जितने आप लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे उतना इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ आती है? Yes. कोई डाउट है किसी को? बोलो भाइयों। No, sir. अच्छा, अगर मैं इसमें अब n इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, 10 20 15 कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा? Yes, यस sir. सर कितना बढ़ेगा? सर जितने ऐड जितने करेंगे ऐड किए हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा उतना बढ़ जाएगा कि नहीं? दैट इज व्हाई दे कैरी है चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे क्यों आता है, उसका कारण ये होता है बेटा। ठीक है, उसका कारण क्या है? दिस इज द ओनली रीजन कि उसके ऊपर कोई चार्ज क्यों आता है, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। जब आप लोग उसमें इलेक्ट्रॉन उनसे निकाल लेते हो या इलेक्ट्रॉन को दे देते हो, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा? ठीक है भाइयों, Yes, sir. ठीक है, इस स्टेज पे ये दोनों बराबर है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर कटायन। इसको कटायन बोला जाता है भाइयों। इसको बोला जाता है अनायन। ये होता है आपका पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम और पेरेंट एटम, ये कटायन और ये अनायन, और दोनों को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? आयंस। एम आई क्लियर? Yes, sir. These were collectively called as anions, ions.
चलो यहां तक कहानी क्लियर। अब बैठे बिठाए, ठीक है, हम लोग बात करने लग गए। बैठे बैठे रदरफोर्ड ने सोचा कि अभी तक हम लोगों को दो फंडामेंटल पार्टिकल्स का ही पता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास तो नेग्लिजिबल, कौन बताएगा व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? यस, कौन बताएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 into 10 to power minus 28 gram. मैं रोज एक बार एक ही बात कहता हूं, लेकिन आप लोग रोज भूल जाते हो, और ये बड़ी गलत बात है। रोज कहा जाता है कि रूल्स सेम है, रूल्स चेंज नहीं होंगे, और रूल था कि आप लोग सिर्फ अपना नाम बोलेंगे, आंसर नहीं बोलेंगे। क्यों भाई लोग? Yes, बोला था sir. कि नहीं सुवंश? Yes, sir. सर मैंने तो हाथ रेस किया था। हाँ, इसीलिए तो आंसर देगा बेटा। सुवंश बोल मेरा बेटा, क्या सुवंश सर क्या बोल, बोल रहे हैं वो? व्हाट इज मास ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9 into 10 raised to power minus 31 की। 9.11 × 10⁻³ kgs। अच्छा हाँ, ठीक है बेटा। 9.1। ओके सर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है बेटा। हम लोग इसको बोला गया कि ये निग्लिजिबल मास है, इसलिए कहा गया कि जो इंटायर मास है किसी भी एटम का, दैट इज सपोज्ड टू बी द मास ऑफ प्रोटॉन ओनली, ठीक है, दैट वाज सपोज्ड टू बी द मास ऑफ प्रोटॉन ओनली। अब हर प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये भी कल पढ़ाया कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, कौन बताएगा? May I? अर्पित शर्मा, अर्पित शर्मा, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? स्नेहा बोलो बेटा। 1.67 into 10 raised to power 27 kgs. 1.67 into 10 raised to power minus 27 kgs. This is the mass of proton. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो पूरे एटम का मास है वो मास मेनली किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण, ठीक है, वो मास मेनली किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण है, ठीक है बेटा। अब इसी को आप लोग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो, दिस इज सॉरी, उसको हम लोग बोला गया कि उसका जो मास है वही, नहीं अर्पित आपकी आवाज नहीं आई बेटा, तो इसको बोल दिया गया कि जो सारा मास है एटम का वो प्रोटॉन के कारण ही, ठीक है भाई। अब रदरफोर्ड ने पाया कि ये बात सिर्फ और सिर्फ सेट बैठती है, रदरफोर्ड ने पाया कि ये बात जो है वो सेट बैठती है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास नंबर भी 1, तो हाइड्रोजन में सिर्फ 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर देते हो तो हाइड्रोजन का जो मास आया वो प्रोटॉन का जो मास आया वो हाइड्रोजन का मास था, जहां हाइड्रोजन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर ही था, ठीक है, ऑलमोस्ट उसके बराबर ही था। तो ये बात हाइड्रोजन के लिए तो सेट बैठ जाती है, ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा नहीं हुआ। बाकियों के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब यही बात ट्राई करी गई हीलियम के लिए, तो इस हिसाब से जब देखा गया तो हीलियम का जो मास आ रहा था वो 2 प्रोटॉन के बराबर आ रहा था, ठीक है। जब आप लोगों ने इस मेथड से, जिस मेथड से आप लोगों ने हाइड्रोजन का निकाला, उस मेथड से अगर आप हीलियम का मास निकाल के देखते हैं तो वो 2 प्रोटॉन के मास के बराबर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मास बराबर होता है 4 प्रोटॉन के मास, ठीक है, ऑलमोस्ट इससे डबल होता था। अब इस कहानी को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ऐसा कैसे हो रहा है, तभी रदरफोर्ड ने बोला कि सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दोनों के अलावा कोई और पार्टिकल भी है। क्लियर बेटा? Yes, sir. नाउ अब उसने साथ में ये बात भी बोली थी कि ये जो नया पार्टिकल है ना बेटा, ये जो नया पार्टिकल है, ये इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल होगा, और इसका जो मास है वो लगभग दी मास ऑफ प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, लगभग वो प्रोटॉन के मास के बराबर, और वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल 2 ही है सिर्फ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और कोई सिस्टम एज अ होल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। एटम एज अ होल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? प्रोटॉन्स के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और ये जो थर्ड पार्टिकल इसने बोला ना कि है, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, उसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, लेकिन होगा न्यूट्रल। अब ये बातें सारी बोली इसने,
लेकिन इस थर्ड पार्टिकल की जो डिस्कवरी है ना बेटा, उसका श्रेय जाता है एक तीसरे साइंटिस्ट को जिसका नाम है चैडविक। क्या नाम है उसका बेटा? चैडविक। याद रहेगा? Yes, sir. अब यहाँ इंट्रोडक्शन होती है एक नए साइंटिस्ट की, उसका नाम है चैडविक। बड़ी आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें भी। तो चैडविक ने क्या किया? चैडविक ने हम लोगों को एक नया पार्टिकल दिया, ठीक है। दिस न्यूट्रल पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन द ईयर 1932, ठीक है। 1932 में ये आप लोगों को चैडविक ने दिया, ठीक है। अब चैडविक ने क्या किया, ठीक है, एक पतली सी फाइल ली बेरिलियम मेटल की, ठीक है। बेरिलियम मेटल की एक पतली सी फाइल ली, ठीक है। उस पतली सी फाइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, उसने वहां पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, और उन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराने के बाद he found a new particle which was carrying a mass equal to the mass of proton, almost equal to the mass of proton, which is 1.675 into 10 raised to power minus 24 grams or 27 kgs। ठीक है भाई लोग? Yes, sir. Now this is termed as the mass of neutron and that particle was termed as neutron। उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन वर्ड कहां से आया? फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल पार्टिकल था, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। लेकिन मास जो था वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर, ठीक है बेटा। यस सर। तो इसको न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, जीरो चार्ज था, लेकिन मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर था। वो 1.67 होता है, 1.675 हो गया। क्लियर? अब ये सारी चीजें होगी इकट्ठी, ठीक है। अब इसके आने के बाद जो हीलियम का मास आप लोगों का गलत आ रहा था ना, वो करेक्ट प्रूफ हो गया कि 4 कैसे आया। 4 इस तरह से आया, तो इसको एक्सप्लेनेशन दी गई कि नो डाउट कि पहले गलत आ रहा था, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन ही थे 2। हम मान रहे थे कि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल था, इसलिए मास और इसका प्रोटॉन के मास के बराबर आ रहा था। बट लेटर ऑन वी फाउंड दैट इसका टोटल मास 4 कैसे एक्सप्लेन होगा कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स भी हैं। 2 क्या है इसके अंदर? न्यूट्रॉन्स भी हैं, और इन न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, और चार्ज कोई नहीं है, इसलिए इनका मास क्या आ जाएगा? हीलियम का डबल हो जाएगा। आई मेरी बात समझ? Yes, sir. यस सर। अब यहां से आप लोगों के पास एक शॉर्टकट बन गया कि आप किसी भी एटम का मास, टोटल मास किसके बराबर होगा? जब मास नंबर किसके बराबर होगा। तो फ्रॉम हियर वी फाउंड अ रिलेशन ऑफ अबाउट द मास नंबर एज वेल। ये मास नंबर किसके बराबर आएगा? किसी भी एलिमेंट का मास नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर आएगा मास नंबर। टोटल मास ऑफ एन एटम और मास नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है? क्लियर है भाई लोग? यस Yes. अब मास नंबर को डिनोट किया गया विद द लेटर ए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप लोग डिनोट कर सकते हो जेड के साथ। ठीक है बेटा? ठीक है भाइयों? यस सर। तो अगर आप लोगों को यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, अब उन्होंने बोला कि अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहो तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो ए माइनस जेड करके। अगर आप लोग मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, ठीक है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर या मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे, तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चला जाए आगे। Yes, sir. एग्जाम्पल, अब हीलियम की बात कर लो। एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग को पता लग रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। यानी कि इसके बाद हम लोग अगर इसकी बात कर रहे हैं तो वी कैन टॉक अबाउट लाइक दिस, कि यहाँ से 2 से क्या पता लग रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू जेड, जो कि किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। है कि नहीं भाई? एटॉमिक नंबर किससे आप लोग उसको डिनोट करते हैं? जेड से, और वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है? अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और यहाँ वो किसके बराबर है? 2 के। क्लियर है भाइयों?
Yes, sir. sir. और यहाँ पर अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर किसके बराबर है? 4 के, गिवन है आपको। तो क्या मैं यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकता हूँ? Yes, बोलिए। Yes, sir. तो Yes, नंबर ऑफ sir. न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला सामने लिखा है a माइनस जेड। a कितना है? 4 है, z कितना है? 2 है, तो कितना आ गया? 4 माइनस 2 2। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। चलूं भाई साहब आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये बड़ी इजी बातें हैं, इसमें कोई खास चीज नहीं है करने वाली, बड़ा बेसिक सा काम था आज का। अब हमारे पास आई कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो आज आप लोग खत्म करोगे, और बड़ी बड़ी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी डेफिनेशन है, कोई खास चीजें नहीं है उसमें, पहले भी पढ़ा चुका हूं वैसे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। ठीक है, थोड़ा और आगे जाओगे तो बताऊंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी, आगे जाओगे बताऊंगा आइसोस्टर्स भी, और आइसोडाइफर्स भी, डफर्स। ठीक है भाई। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बता आइसोटोप्स बताइए, बताओ। Atoms of same element having same atomic number but different mass number. हाँ जी, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है भाई। Yes, sir. इन शॉर्ट लिखूं, आइसोटोप्स हैव, शॉर्ट लिख दूं, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, but different mass number. Example, भाई C12, एग्जांपल, Proton, sir. deuteron, tritium. C का C2. C12, कार्बन का C. एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये दोनों कार्बन के एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा कार्बन मास नंबर 12 वाला भी होता है, कार्बन मास नंबर 14 वाला भी होता है। कार्बन डेटिंग करते हैं ना हम लोग, जिसमें लोग पेड़ों की एज वगैरह निकालते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रोजन Chlorine. 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 होते हैं ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप 3, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सुना होगा। क्यों भाई लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। आइसोबार्स हैव द सेम, उल्टा कर दो, हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई, बोलो भाई लोग। Yes, sir. व्हाट आर आइसोबार? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, ये डिफरेंट एटम के एलिमेंट्स हैं। जैसे कार्बन, अगर हम बात करें आर्गन और कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, लेकिन अगर मास नंबर की बात करते हो तो इसका मास कितना आता है? 40, इसका भी कितना आता है? 40। तो दीज आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। दो डिफरेंट एलिमेंट है, आर्गन और कैल्शियम, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है भाइयों। Yes. Yes, sir. नाउ व्हाट आर आइसोटोन्स? कौन बताएगा आइसोटोन्स? खुशी Yeah. बता बेटा, खुशी बोल बेटा। Sir, isotones are the atomic species जिनके न्यूट्रॉन्स सेम, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं। ये आवाज तो श्रुति की लग रही है। सरस्वती मैं हूँ, इधर हूँ। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, स्तुति, मैंने कहा ये आवाज तो तेरी लग रही है। नहीं नहीं, ये किसी की है। खुशी की आवाज है। मैंने बोला चलो। था अभी आंसर। अच्छा खुशी, खुशी तू स्तुति जैसे हाँ साउंड क्यों जी कर रही है? सर। व्हाई आर यू साउंडिंग लाइक स्तुति? सर हम फ्रेंड्स हैं ना, तो इसलिए शायद कुछ क्वालिटीज उसकी मुझ में आ गई हैं। अरे वाह, अरे वाह, Excuse me, sir. कितनी क्वालिटीज, अच्छी बात है बेटा ये तो। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा बहुत सुंदर आ रही है, बेहतरीन आ रही है। तो सर वो पहले आ नहीं रही थी आपको शायद। हाँ, अच्छा लिंक खत्म होने वाला है, तुरंत ज्वाइन कर लेना सभी लोग। लिंक खत्म होने वाला है, तुरंत ज्वाइन कर लेना। दानिश, दानिश आपको समझ आया कुछ बेटा? दानिश संधू, हाँ जी सर। बेटा आपने आज ही ज्वाइन किया है तो 1-2 दिन लगेंगे एडजस्ट होने में,
थोड़ा सा Yes, टॉपिक yes. तुम्हारा छूटा है, वो तुम्हें मैं एक्स्ट्रा टाइम देके करा दूंगा पूरा, ठीक है? ओके ये लिंक खत्म होने वाला है, इसी लिंक को तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग। चलिए, तो आइसोटोन्स क्या है? हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? एग्जांपल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 23, मास नंबर 24। एक इवन एक ऑड ले लो बेटा, एक इवन और ऑड ले लो, कोई भी, दोनों का ऑलमोस्ट सेम आएगा। ऐसे मास नंबर, न्यूट्रॉन निकालो, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं अभी बताया। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 23